क्या महाराष्ट्र में दोनों शिवसेना एक साथ आ जाएगी? क्या दोनों पाले एक साथ गेम खेलेंगे? आखिर महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा क्यों चल रही है और आखिर उस शख्स के बारे में क्यों बात की जा रही है जिसे विपक्ष हर बार और लगातार मोदी सरकार की करीबी बताती है? जी हां, दोनों शिवसेना के बीच एक बड़ा पुल बनने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो कौन कर रहा है? और आखिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ये कौन से बड़े खुलासे हो गए थे? कल ही आपने खुलासा किया था कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट एक बड़ा खेल खेल रहा है, बीजेपी के साथ करीबी और इसके अलावा बैठकों का दौर। लेकिन अब ये नया नाम आ रहा है जो विपक्ष हमेशा ये बताता रहा कि ये मोदी सरकार इनके बड़े शुभचिंतक है, लेकिन अब शिवसेना के शुभचिंतक हो गए। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसके बाद आप जवाब जरूर दें। जी बिल्कुल रंजना, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसी उठापटक मची हुई है वहां कि पल में मासा पल में तोला, इस तरह की सियासत वहां चल रही है। कल ही जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, वीबीए, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी, उनके प्रवक्ता सिद्धार्थ माकोले ने खुलासा किया था। डेट, टाइम, जगह सब कुछ उन्होंने बताया था और उन्होंने बताया था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो किस तरह से आधी रात को मीटिंगें कर रही है। और उन्होंने कहा था कि इस बात का खुलासा उद्धव ठाकरे को करना चाहिए कि मीटिंगें क्यों हो रही है, और उस खुलासे को हमने वीके न्यूज पर कल बताया ही था। अब आज उसमें एक कल रात में महाराष्ट्र की सियासत में फिर कुछ ऐसा हुआ है कि एक नई चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद जो दो शिवसेनाएं आपस में बट गई थी, क्या वो एक हो जाएगी? यह सवाल आपने पूछा और इसकी चर्चा इसलिए उठी है क्योंकि अंबानी, जिसको विपक्ष मोदी का बहुत करीबी बताते हैं, मोदी सरकार का, बीजेपी का बहुत करीबी बताते हैं, हम दो हमारे दो, उसमें से एक अंबानी भी है। और कल रात 11 बजे के आसपास अंबानी परिवार के एक सदस्य ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उसके बाद शिंदे से मुलाकात की। तो इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। क्या दोनों शिवसेनाओं को एक करने की कोशिश की जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जो उन्होंने बगावत की थी भारतीय जनता पार्टी से, और उसके बाद जो उनकी पार्टी का हाल महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद उनका जो हाल हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का आज के वक्त में महाराष्ट्र में क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। न तो उनको कांग्रेस पार्टी गंभीरता से ले रही है, वो कहते कहते थक गए कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आप कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी सुन नहीं रही है, शरद पवार सुन नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल बोल दिया कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो उद्धव ठाकरे के जो करियर है, उद्धव ठाकरे का जो राजनीतिक करियर है, जो उनके बेटे को सेट करने की उनकी चाहत है, उस पर एक तरह से ग्रहण लगता हुआ उद्धव ठाकरे को दिखाई दे रहा है। और उद्धव ठाकरे ये भली भांति जानते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ समझौता करके उन्होंने एक सेक्युलर राह तो अपना ली, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की जनता जो है वो को इतना स्वीकार नहीं कर पा रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उसमें जिस तरह से सबसे खराब स्ट्राइक रेट सारी मतलब जो विकास आघाड़ी थी एमवीए, उसमें खराब रहा, और कांग्रेस जिस तरह से वहां पर गेन कर गई सीटें, उसके बाद उद्धव ठाकरे की चिंताएं लगातार लाजमी थी, बनी हुई थी और वो परेशान थे। और उसके बाद कहा गया कि लगातार वो घर वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन घर वापसी हो तो हो कैसे? पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है, एक धड़ा सरकार में है, मोदी सरकार के साथ बहुत मित्रवत है, तो इसको कैसे, तो एक भूमिका बनाई जा रही थी। कल जैसे बताया गया सिद्धार्थ माकोली की ओर से कि आधी रात को जेपी नड्डा से संजय राउत ने मुलाकात की, फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की, और अब अंबानी दोनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंबानी के जरिए जो दो टूटे हुए धड़े हैं उनको एक करने की कोशिश की जा रही है? इस बात से इससे भी बल मिलता है कि कल अमित शाह ने मुंबई में जब वे अपने पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, अपने पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी से होगा और इसके लिए आप तैयारी करिए, हमें 10% अपना वोट शेयर बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाएगी। तो अगर अमित शाह की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसके मायने यह है कि शिंदे को यह संदेश दिया गया है कि अगली बार आप शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो इस
के भी माने हैं कि उसके बाद शिंदे गुट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, शिंदे गुट की ओर से इसका कोई विरोध नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब, इसके माने ये है कि पहले से सब कुछ तय है और बस अब वो जो तय हो चुका है उस तय को एक मुहर लगना उस पर बाकी है। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि वहां के लोग इस बैठक के कुछ और भी मायने निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के संबंध में वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। अब उसके बाद सवाल उपजता है कि उद्धव ठाकरे से क्यों मिलने गए थे और एक ही वक्त दोनों से क्यों मिले। तो ये कई तमाम सारे सवाल है कि और इतनी रात को क्यों मिले, ये भी सवाल है कि 11 बजे के आसपास जो टाइम था, मैं बता दूं कि 11 बजे के आसपास अनंत अंबानी नाम का भी हम खुलासा कर देते हैं कि अंबानी परिवार के जो चश्मो चिराग है, जिनकी अभी अभी शादी हुई, जिनकी शादी में कई लोग पहुंचे थे, वो अनंत अंबानी जो है वो पहले मातोश्री पहुंचते 11 बजे के आसपास। वहां वो लगभग 2 घंटे का वक्त बिताते हैं और फिर वहां से निकलकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके 1.5 घंटे के आसपास बिताने के बाद ठीक रात 1 बजे फिर वो वर्षा बंगला पहुंचते हैं, जो मुख्यमंत्री आवास है एकनाथ शिंदे के बंगले पर, और वहां पर भी वो 2 घंटे के आसपास वक्त बिताते हैं। और तो इस मुलाकातों के मायने क्या है? तो अब महाराष्ट्र में चर्चा का विषय इसीलिए गर्म है कि भाई क्या दोनों शिवसेनाओं को एक करने का वक्त आ गया है और इसकी भूमिका जो है वो अंबानी परिवार निभाएगा। ये दर्शकों के लिए बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि ये जो खेल राजनीतिक पार्टियां खेल रही है, इस बीच वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बीच वो उस चीजों को नहीं समझते। लेकिन अब इसके मायने बताइए कि एक तरफ अंबानी का भी नाम आ गया और एक तरफ विपक्ष लगातार ये बोलता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया जाए कि सचमुच ये जो राजनीतिक समीकरण है उसमें अंबानी की भूमिका बहुत है, जो कि बार बार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। हाँ, नहीं, विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आ गई है इस पर। जो नाना पटोले हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये तो सरकार उद्योगपतियों की है, उद्योगपति ही मिलने जाएंगे उनसे। लेकिन नाना पटोले ने ये नहीं बताया कि उद्धव ठाकरे तो सरकार में नहीं है, उनसे मिलने क्यों गए थे, वो तो आपके साथ ही है। तो एक तरह से उन्होंने तंज कसने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उहापोह की स्थिति में होगी। वो भी समझ रही है इस बात के माने कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कल एक और अहम बैठक हुई है महाराष्ट्र में, अजीत पवार ने अमित शाह के साथ मुलाकात की है। और अजीत पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति में, चाहे हम शिंदे गुट की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, दोनों ही अजीत पवार के भारतीय जनता पार्टी या उस महायुति में होने से असहज है। क्योंकि जिस तरह से दोनों गुट जो है उनकी हिंदुत्ववादी की छवि है और हिंदुत्ववाद के मुद्दे पर वो आक्रामक है। चाहे बाबा रामगिरी का मामला हो, जो पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने का, जिन पर आरोप है, विवादित टिप्पणी करने का आरोप, या फिर मस्जिद का जो मामला हुआ, उसमें जिस तरह से आक्रामकता दोनों ही दलों की है, चाहे शिंदे की बात कर ले हम या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, अजीत पवार जो है, उनकी पार्टी जो है, वो एक बैलेंस्ड लाइन चलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इतना कट्टरपंथ या इतनी हिंदुत्ववादी हमें नहीं बनना है। तो उसी बात को लेकर इन दलों के बीच में तनातनी है और उसी विषय को लेकर कल अमित शाह के साथ ये बैठक हुई, बताया जाता है। संघ भी नहीं चाहता है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ रहे इस सरकार में, बीजेपी के लोग भी नहीं चाहते और शिंदे शिवसेना के लोग भी नहीं चाहते। और अजीत पवार के बयानों में इन दिनों कुछ बदलाव आया है। ताई के लिए, चाचा के लिए एक सॉफ्ट उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, पुराना प्यार जाग रहा है, पुराना प्यार जागा है। तो ये चुनाव से पहले मुझे लगता है कि कई लोग घर वापसी कर लेंगे। इसमें उद्धव ठाकरे का भी नाम है, जो आप कह रहे हैं कि वापसी करेंगे। लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में, और मुझे लगता है दर्शकों के जहन में भी और आ रहा होगा, कि उद्धव ठाकरे जो लगातार गालियां देते हैं सुबह, जबकि आपने कल भी इसकी बात कही थी कि सुबह 9 बजे की शुरुआत होती है जब दोनों बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी सरकार को भर भर गालियां देते हैं, और अचानक से ये प्यार जो जाग रहा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? कांग्रेस से उनका जो टूटना था वो क्यों टूटा, और आखिर ये मोह भंग कब से हुआ? क्या लगता है आपको? जी, मैंने जैसे बताया रंजना आपको कि उद्धव ठाकरे जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, और उस लोकसभा चुनाव के नतीजों में जो खराब प्रदर्शन रहा शिवसेना का, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी वहां बड़े भाई की भूमिका में आ गई। अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रही है। अगर हम आंकड़े देखें तो भारतीय जनता पार्टी भले ही 2014 हो, 2019 हो, सबसे ज्यादा सीटें जीत के आती रही, लेकिन उन्होंने शिवसेना को ही बड़े भाई की भूमिका में रखा। कहती भी है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में, मुख्यमंत्री भले ही शिवसेना का नहीं
हुआ पहली बार में, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने 14 में, फिर 19 में कुछ ऐसी खटपट हुई, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही खटपट हुई, और उसके बाद का जो सिनेरियो बना वहां पर, और उसी के बाद ये पूरी उठापटक हुई महाराष्ट्र में, जो टूट फूट वाला जो खेल चला। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे को दरकिनार किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि साइड कर दिया गया है, तो ये बात उद्धव ठाकरे को शायद समझ में आ रही है, और उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा देर न हो जाए, ज्यादा देर न हो जाए, उससे पहले हम अपना संतुलन बना ले। और पार्टी में टूट होने के बाद कई नेता जो है वो दो धड़ों में पार्टी बंट गई है, तो जो एक हनक है उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार की, वो भी कहीं ना कहीं उसके भी साथ समझौता होता दिख रहा है। तो शायद उद्धव ठाकरे को लग रहा हो कि बेहतरी इसी में है कि जो है उसे बचाया जाए। अच्छा, राजनीतिक समीकरण हम आपसे समझना चाहें और हमारे दर्शक समझना चाहें, तो अंत में विधानसभा चुनाव जब महाराष्ट्र में होगा, उससे पहले कैसे समीकरण होंगे, कौन किसके साथ होगा और कैसे चुनाव होंगे? ये देखिए बड़ा दिलचस्प है। 26 नवंबर से पहले पहले चुनाव हो जाएंगे, और बहुत जल्द अभी देखिए 8 से 10 दिन में महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जैसे ही हरियाणा के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग भी इस बात पर कह चुका है, और उससे पहले या तो ये समीकरण बैठेगा या चुनाव के बाद ये समीकरण बैठेगा, लेकिन ये बैठना तय है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा, अगर ये थोड़ा वेट एंड वॉच की भूमिका में रहते हैं कि इस चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। अगर इस चुनाव, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जिसकी ज्यादा सीटें होगी उसको मिलेगी, जाहिर तौर पर है कि शिवसेना को उतनी सीटें देने के लिए तैयार है नहीं, तो कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, शरद पवार अपनी ज्यादा सीटें चाहते हैं। तो सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है, जो जब सीट शेयरिंग की बात आएगी उस वक्त ही ये तय हो जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो उद्धव ठाकरे इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि अकेले चुनाव लड़े पूरे राज्य में, और फिर चुनाव के बाद कोई फैसला ले, ये हो सकता है। रंजना, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी चर्चा खत्म हुई है, लेकिन आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए। आपके सवाल कुछ हो तो कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही।